नमस्कार। हमारे दर्शकों का बहुत समय से ये कहना था कि मध्य प्रदेश जैसी स्टेट को हम अपने चैनल पर इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जबकि इस साल और अगले साल लोकसभा चुनाव जब होंगे, दोनों ही साल में मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने जा रही है देश की राजनीति। और मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी, जो एक गहराई से विश्लेषण वहां का कर सके, जिसने एक लंबा समय वहां पर गुजारा हो। और मेरी स्क्रीन पर हैं स्वदेश जी और स्वदेश के गौर जो नमस्कार। नमस्कार सर। और स्वदेश गौर जी भास्कर में, जागरण में, नई दुनिया में लंबे समय तक संपादक रहे हैं वहां पर, और इस समय स्वदेश अखबार के सलाहकार संपादक हैं और लंबा समय मध्य प्रदेश में गुजारा है और इससे मुझसे भोपाल से ही लाइव जुड़ रहे हैं। सर वेलकम आपका। नमस्कार। सर हम शुरुआत करेंगे सर मध्य प्रदेश से। अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो सर जी, दिग्विजय सिंह जो है वो यात्रा में निकले हुए हैं राहुल गांधी के साथ, लेकिन कमलनाथ नजर नहीं आते हैं सर। इसका क्या रीजन है सर? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में धड़ेबाजी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और उसमें दिग्विजय और कमलनाथ ये दोनों लोग ऊपरी तौर पर दिखते एक साथ हैं, जबकि आंतरिक तौर पे ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी के साथ में उनके मेंटर के तौर पर काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे और जो रणनीति बनाने के मामले में कमलनाथ का राजीव गांधी के समय से और इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस से जो जुड़ाव रहा है, उसके कारण राहुल उनको सम्मान करते हैं और दिग्विजय सिंह के साथ वो मेंटर रहे हैं, इसलिए उनके साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन प्रदेश की राजनीति में ये दोनों अलग-अलग ध्रुव माने जा सकते हैं और उसका उसी के कारण ये है कि ये जो जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी अभी पिछले 2-3 साल पहले जब शिवराज सिंह वापस आए थे, तो जी। तब ये कहा जा रहा था कि अगर दिग्विजय सिंह चाहते तो कांग्रेस की सरकार को बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा जाता है, अब कितना सही है, गलत है ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चर्चा यही है कि दिग्विजय सिंह अगर चाहते तो इस जो भी घटनाक्रम राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसको अवॉइड किया जा सकता था और कांग्रेस को मुँह की नहीं खानी पड़ती क्योंकि लंबे 13-14 साल बाद में कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट आया था, लेकिन कांग्रेस उसे अपनी खामियों के चलते उसको सम्मान नहीं दे सकी और भाजपा को प्लेट में परोस कर सरकार दे दी। जी। तो सर इसमें कुछ लोगों का तो यही कहना था कि असली लड़ाई तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में थी। सीएम और डिप्टी सीएम बनाने वाली बात थी और बताया जाता है कि उससे पहले सिंधिया भी सीएम बनने के दावेदार थे, लेकिन अंत में सोनिया गांधी ने वीटो किया और कमलनाथ और अशोक गहलोत राजस्थान में इनको वहां पर ले आया गया। जी, जी। अब दिग्विजय सिंह सर सरकार किस तरह से बचा सकते थे, ये तो खैर अब इस समय कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन सर जो प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कमलनाथ जो है तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, कि मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और दिग्विजय सिंह जो है गांधी परिवार से नजदीकी दिखाने की अपनी कोशिशें कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ये तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से घोषित तौर पे कमलनाथ को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। जहाँ पे जो भी पोस्टर्स और पैम्फलेट्स आ रहे हैं, उन सब में ये स्पष्ट है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। तो इसलिए घोषित तौर पर एक बार फिर कमलनाथ को ही आगे किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी भी चाहे वो कांग्रेस का मामला हो या बीजेपी का हो, मध्य प्रदेश में नेतृत्व बड़ा छितरा हुआ-सा है। जैसे अगर बीजेपी की भी बात करें अगर, तो बीजेपी में
शिवराज सिंह लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और उनकी अभी अगले चुनाव के बारे में तो उनके वो लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ भी चल रही हैं। लेकिन भाजपा में भी यही स्थिति है, कांग्रेस में भी कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है, वो सब अपने-अपने क्षेत्रों के लोग हैं। पूरे समग्र मध्य प्रदेश की एक लीडरशिप के तौर पर दोनों दलों में एक विकल्प उपलब्ध नहीं है। जो भी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं, वो सब छत्रप के तौर पर हैं। वो पूरे समग्र मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख नहीं रही हैं। और ये तो जहाँ तक ये बात है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार जो आपने बात की थी कि वो सिंधिया और कमलनाथ का जो मामला था, उसमें कमलनाथ के एक दिली ख्वाहिश यही थी कि एक बार मध्य प्रदेश का सीएम बना जाए और वही उसी आधार पे अपनी आयु का और उन सब चीज़ों का हवाला देकर सोनिया गांधी को उन्होंने कन्विंस किया था और सोनिया गांधी ने उनकी बात मानी भी थी और ज्योतिरादित्य को साइडलाइन किया था और उसी साइडलाइन करने के एवज में उनको सरकार भी गँवानी पड़ गई थी मध्य प्रदेश में। तो सर आपने जैसे कहा छत्रपों वाली बात कही, तो सर बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा और आपको क्या नजर आता? देखिए बीजेपी में विकल्प के तौर पे जो कुछ नाम आते हैं, लेकिन उन सबके साथ में अपनी दिक्कतें ये हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का नाम लें। कैलाश विजयवर्गीय भी समग्र मध्य प्रदेश की जहाँ बात करते हैं, तो वहाँ पे वो भी पीछे पड़ जाते हैं। वो मालवा अंचल में उनका दबदबा रहा है और बंगाल चुनाव में उनको केंद्रीय नज़दीकियों के चलते ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। अगर बंगाल में उस तरह का परिणाम जैसा भाजपा अपेक्षा कर रही थी, वैसा परिणाम अगर आता, तो शायद कैलाश विजयवर्गीय एक बेहतर स्थिति में होते। लेकिन बंगाल के चुनाव में परिणाम तो आप जानते ही हैं कैसा किस तरह का रहा, तो उसके कारण से ये इनका जो ग्राफ डाउन हो गया और वापिस आके अब फिर वापिस मालवा अंचल तक ही सीमित हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भाजपा अभी ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगी क्योंकि अभी भी जो इनके साथ में जो विधायक भाजपा में आए थे, उनमें से कितनों को भाजपा रिपीट करेगी, इसी पर गंभीर तौर पर मंथन चल रहा है और उसमें ऐसी सूचना है कि उसमें से काफ़ी ज्योतिरादित्य के साथ आए कांग्रेस के जो लोग थे, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनको भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी, उसमें अभी काफ़ी संशय है और मंथन का दौर चल रहा है। अच्छा सर, आपने कहा कि सिंधिया गुट के जो लोग आए थे, मेरे ख्याल में 20-22 के करीब लोग आए थे जी, जी। और बाद में वो सब ज्यादातर उसमें से बीजेपी से विधायक बन गए। तो आपने ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि उनके टिकट काटने की भी चर्चाएं हैं। तो इसमें सर फिर तो यही माना जाएगा कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान का ही पलड़ा, जैसे कि कमलनाथ आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लीड करेंगे। तो क्या आपको अभी लग रहा है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के सामने कोई और विकल्प है नहीं? हाँ, देखिए प्रत्यक्ष तौर पर विकल्प नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीतिक कामयाबियाँ अभी तक रही हैं, उनमें चौंकाने वाला फैक्टर एक हमेशा कामगार रहा है। तो वो निर्णय अक्सर उनके निर्णय ऐसे होते हैं जो राजनीतिक पंडितों को और पत्रकारों को और मीडिया जगत को चौंकाने वाले होते हैं। तो इसलिए अभी उ उ प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो जो भी देखिए अगर बीजेपी में नाम लीजिए एक भूपेंद्र सिंह हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं और ये नरेंद्र तोमर है। ज्योतिरादित्य हो गए। हाँ, और ये सब लोगों का सबको कोई पूरी तरह सक्षम इस तरह का नहीं है कि पूरे स्टेट को लीड कर सके। और ज्योतिरादित्य के लिए जो अभी अंदर की जानकारी जो पत्रकारों से और मित्रों से बातचीत में निकल के आती है, उसमें ये है कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा ज्योतिरादित्य पर काफ़ी है, इसीलिए उनको केंद्र में अच्छा
रोल दिया गया है और जिम्मेदारीपूर्ण रोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर परिणाम आने के बाद हो सकता है, जो अभी की जो जानकारी ये लगती है कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाए और उसके बाद में परिवर्तन भी हो जाए तो कोई हम सबको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे सर, बीजेपी का जो मैंने ट्रेंड देखा है, अगर नेतृत्व परिवर्तन करना होता है तो वो एक आध साल पहले कर देते, वरना जी, जो सिटिंग सीएम होता है वो ही मैंने रिपीट होता था। ऐसा तो मैंने कोई उदाहरण नहीं देखा कि सिटिंग सीएम जो है उसके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता हो और फिर किसी नए फेस को आगे बढ़ा दिया गया हो। और बिल्कुल अब सही। इतना समय जी, जी। अब इतना समय बचा नहीं है कि अभी गुजरात की तरह आप भूपेंद्र पटेल जैसे चेंज कर दिए थे, या पुष्कर सिंह धामी मजबूरी में करने पड़े थे 6 महीने पहले। ऐसे चांस कोई मुझे लग नहीं रहा अभी। अभी आपको लग रहा है कि अभी 8-9 महीने में कुछ हो सकता है क्या चेंज? नहीं, अभी चेंज की देखिए जिस तरह का परिस्थितियां हैं और जिस तरह का जब प्रधानमंत्री मोदी ने टेक ओवर किया था, उस समय उनके शिवराज सिंह के साथ जिस तरह के संबंध थे और आज की तारीख में संबंधों में वो प्रगाढ़ता जो अब दिखने लग गई है, वो समय-समय के साथ में शिवराज सिंह इस मामले में बड़े सहज सरल नेतृत्वकारी नेता हैं कि जो समय के हिसाब से अपने को परिवर्तन करने में बहुत सफल हैं और यही एडजस्ट कारण कर है। लेते हैं। हाँ, 2014 में जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय तो आप जानते ही हैं कि आडवाणी जी और सुषमा स्वराज ने शिवराज सिंह को पीएम मटेरियल के रूप में प्रस्तुत किया था और उसी के कारण बाकी सब चीज़ें हुई हैं, वो सब एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद में शिवराज सिंह ने अपने काम के और अपने बर्ताव के भरोसे आज की तारीख में कहा जा सकता है कि मोदी के विश्वसनीय नेताओं में बन गए हैं, आज और की फिर तारीख में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो सर मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी अगर इस बारे में अगर कंसीडर करने लगे तो बहुत जल्दी होगा। जैसे कि बिल्कुल, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को 7 साल लगे, उनसे वो बिल्कुल, आगे उसका एक टर्म वो पूरा वहां पे मिनिस्टर बिल्कुल, भी रहे सर्बानंद सोनोवाल के साथ। और ये तो सिंधिया तो वैसे भी केंद्र में है, इन्हें राज्य में तो रखा नहीं गया है। तो मुझे नहीं, लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इसमें क्लियर कट बाहर ही हो जाते हैं दौड़ से। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो कोई चांस है ही नहीं। शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये भी मुझे तय लग रहा है, और शिवराज सिंह ही बनेंगे ये भी मुझे लग रहा है। वो 2-2.5 साल बाद कुछ चेंज हो तो वो कोई भविष्य की बात है, उस पर हम नहीं कर सकते। अच्छा और सर, यहाँ तो इस जी, जी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछला चुनाव जो भाजपा हारी थी, अगर उसके एक कारण की बात करें तो उसमें ये था कि जो आदिवासी वोट थे, वो कम मिले थे और आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने सेंध लगा दी थी, जिसका कि फ़ायदा कमलनाथ को हुआ था। और आप पिछले 4 4 सालों से कम आप ये देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में पूरा फ़ोकस जनजाति और आदिवासियों को लेकर चल रहा है। चाहे वो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति महादिवस के रूप में मनाया जाना मध्य प्रदेश से चालू हुआ और यहाँ पर टाटिया भील को लेकर उनके नाम पर मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, चौराहे बनाए जा रहे हैं। जबलपुर में शंकर साहा के शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, ये भी गोंड राजा थे। तो कुल मिलाकर क्योंकि उसमें ये है अभी जो मैं एक आंकड़े देख रहा था कि 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिज़र्व हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में भाजपा का कोटा कम हो गया था और उसी कारण से मात्र 7 सीटों से बहुमत से भाजपा दूर रह गई थी। तो अब की बार सारा फ़ोकस इन आदिवासी सीटों पर हो रहा है और कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस में अभी जो राहुल गांधी की यात्रा जो मध्य प्रदेश से पास हुई है, उसमें उनका रूट वो ही सीटों को लेकर किया गया था जो आदिवासी बाहुल इलाके थे।
तो इस समय मध्य प्रदेश में ये मालूम है कि डिसाइडिंग फैक्टर 47 सीटें तो आदिवासियों की रिजर्व है और 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाते हैं। तो आदिवासी तो यहाँ पर ये जो बात का मेरा संदर्भ ये था कि लीडरशिप के चेंज के लिए अगर कभी प्लान भी करते हैं तो इसमें से कोई आदिवासी चेहरे को या जनजाति चेहरे को अगर सामने ले आए तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हम सब जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा चौंकेंगे, क्योंकि ये जो एक फैक्टर है मध्य प्रदेश के लिए खास तौर से। और अभी गुजरात में आदिवासियों का सपोर्ट भाजपा को बढ़िया मिला बेहतर है। मिला, उसी कारण से वो वहां पर अच्छी सीटें निकाल पाए, उम्मीद से भी बेहतर निकाल पाए। और गुजरात से ही प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में अब 230 में से 200 सीटों का टारगेट लेकर भाजपा काम कर रही है और 51% वोट शेयर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों पर जो काम किया जा रहा है उसमें फोकस इसी पर है कि किसी तरह आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए और ताकि अपनी सरकार को बरकरार रखा जा सके। अच्छा सर, इसमें जो मैं 2019 के लोकसभा चुनावों की जो चीजें देख रहा हूँ, जी इसमें कांग्रेस के पास एक एक ही सीट इसकी शायद मेरे ख्याल में आई थी, कमलनाथ के जी बेटे वाली। जी जी। जी नकुल नाथ। तो ये हाँ। कई, हाँ, जितनी भी ये चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, हम्म, उसमें केवल एक यही सीट थी जो कांग्रेस होल्ड कर पाई थी, चाहे वो आप राजस्थान का देख लें, बाकी सब जी सीटें बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी इसमें। जी जी तो इस बार सर आपको क्या लग रहा है कि जो नतीजा पिछली बार की तरह रहा था? पिछली बार तो हुआ था अपोजिट, हम्म। विधानसभा में लोगों ने चुना था कांग्रेस को, और फिर उसके बाद एक साल बाद लोकसभा में अप्रत्याशित नतीजे आए थे। इस बार सर कैसा लग रहा है आपको? क्या बीजेपी दोनों ही जगह गेन करेगी या पिछली बार की तरह कुछ हो सकता है सर? पिछली बार देखिए लोकसभा में तो ये माना जाए कि उन्होंने मैक्सिमम हासिल कर लिया है। हम्म। मतलब मैक्सिमम हासिल कर लिया कि नकुल नाथ की एक वो कमलनाथ के अपने व्यक्तिगत रसूखों के कारण वहां के उस क्षेत्र के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको देखते हुए नकुल नाथ को उसका फायदा मिला था। और उसके अलावा सिंधिया जैसी सीट, उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे तो हाँ हाँ हाँ। सिंधिया तक अपनी सीट हार गए थे। तो दिग्विजय सिंह धीरे, हार गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। दिग्विजय सिंह यादव मतलब कांग्रेस के जितने भी नेता थे, कोई भी लोकसभा में केवल नकुल नाथ के अलावा मध्य प्रदेश से वही है। तो वो तो है, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की मतलब बीजेपी के एक मैक्सिमम सीटें उन्होंने पा ली हैं। उससे ज्यादा का तो क्या हो सकता है, मतलब 28 ही जगह 29 हो जाए वो बात अलग की बात है। लेकिन 28 पाना भी अपने आप में ये ऐतिहासिक है, क्योंकि कमलनाथ को उस क्षेत्र में हिला पाना मुझे नहीं लगता आसान होगा। कमलनाथ के परिवार के जो भी लोग रहेंगे, नकुलनाथ रहेंगे या कोई भी अन्य रहेगा, जो भी उनके परिवार से जुड़े रहेंगे, तो वहां पर उनकी पकड़ एक अच्छी है। वो व्यक्तिगत रसूख काम करते हैं वहां। अच्छा, यही फर्क सर मुझे ये नजर आता है कि कमलनाथ चूंकि अपने बेटे को जिताने में सफल रहे थे, और उधर अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाए थे। यही हम्म। फर्क जो बेसिक है कमलनाथ और अशोक गहलोत में है कि अशोक गहलोत की बार बार वो स्थिति बिगड़ जाती है, और कमलनाथ में कांग्रेस अभी भी सरकार गिरने के बाद भी अपना भरोसा बनाए रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जो हैं ये लंबे समय से कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार रहे हैं। मतलब भले ही वो मध्य प्रदेश में सीएम बनने की सेंटर में भी रहे। हाँ, हाँ, वही मध्य प्रदेश में सीएम बनने की लंबे समय से जो मन में कुलबुलाहट थी, वो पूरी करने के लिए वो ज़रूर यहाँ आ गए। लेकिन अभी वो बेसिकली देखिए, मध्य प्रदेश में भी कहा जाता था कि वो जब यहाँ पर सीएम के तौर पर भी थे, तो को उनको वल्लभ भवन का सीएम कहा जाता था। वल्लभ भवन का सीएम इसलिए कहा जाता था कि वो केवल ऑफिस में ही काम करते थे, उनका जनता से सरोकार उतना ज़्यादा नहीं रहा है। वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं,
मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन और वहीं पर उसके विपरीत शिवराज सिंह के साथ में ये प्लस पॉइंट है, वो हर शहर के, प्रदेश के हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में वो जाते हैं और वहां पर जनता के साथ मिलते हैं। अभी कल परसों ही वो आदिवासियों के साथ बैठ के खाना खाना, ये जो सब चीजें हैं, ये कमलनाथ ने नहीं की हैं और इसी कारण उनको ये तमगा दिया गया कि वल्लभ भवन के सीएम, मतलब प्रदेश के सीएम होने के बावजूद उनको वल्लभ भवन का सीएम कहा जाता। जबकि शिवराज सिंह ने लोगों से जुड़ाव, सहज और सरलता का जो एक है, वो प्लस पॉइंट तो शिवराज सिंह के साथ जुड़ा हुआ है और वही उनकी एक बड़ी ताकत बना हुआ है। हाँ सर, अच्छा, विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार का जो रिजल्ट था, हालांकि अब तो बड़ी स्थिति उसके बाद बदली है, उसमें यह था कि कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, और बीजेपी की 56 सीटें कम हुई थी और कांग्रेस की 56 सीटें बढ़ी थी। हाँ। अब सर, अभी फिलहाल जो, अगर आज की, अभी मैं 9 महीने 8 महीने की बात नहीं कर रहा हूं सर, आज की तारीख में अगर अभी बीजेपी अगर ये सोचे कि हम 6 महीने पहले ही चुनाव करा ले, या अभी 6 महीने पहले चुनाव होते हैं, तो सर आपको क्या स्थिति नजर आ रही है, फिलहाल क्या माहौल है वहां? देखिए, अभी की जो मतलब स्थिति है और कुछ अभी कुछ लोगों से जो चर्चा से जो बात निकल के आई है, उसमें भाजपा जो प्लानिंग तो 200 की कर रही है, लेकिन उनके पास जो खबर ये है कि 150 सीटें तो श्योर हैं। अब उसके ऊपर, उससे कितनी ऊपर सीटें जा सकती हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं और उनका टारगेट 200 सीटों का लेकर वो काम कर रहे हैं अभी। और सर, इनके अलावा कोई तीसरा प्लेयर नजर आ रहा है आपको? जैसे कि बसपा थी पिछली बार, कुछ सीटें बसपा भी ले आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार वहां शहरी इलाकों में, ग्वालियर वगैरह में बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले अभी जो निकाय चुनाव हुए थे और वो महापौर वाले में होते, सिंगरौली में महापौर उन्हीं की पार्टी का बनी महिला है, आपसे बनी है, और कुछ 4 या 5 जो पार्षद भी आप पार्टी के मध्य प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रेजेंस, वो यूपी, वो सिंगरौली चूंकि यूपी से सटा हुआ है उस साइड से, तो वहां के कारण थोड़ा सा प्रभाव आया था। वहां पर ये केजरीवाल प्रचार के लिए भी आए थे और केवल सिंगरौली में आए थे और सिंगरौली में ही उनका महापौर हो पाया था। तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक जयस जो है, ये जय आदिवासी युवा शक्ति जय संगठन है, वो एक आदिवासी एंगल, जो भी मैं पहले बात कर रहा था ना कि आदिवासी सीटों को लेकर, तो उस आदिवासी सीटों में जो भाजपा और कांग्रेस के प्रयास हैं, उसमें सेंध लगाने के लिए जयस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और जयस ही दोनों पार्टियों की चिंता का कारण भी बन रहा है। जयस ने अभी दावा किया है कि वो प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आदिवासी युवाओं को फोकस करके काम करेंगे। तो वो अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर उसमें इनका जो टारगेट जो है, उस टारगेट में असर जयस डाल सकता है और सारा फोकस जो है इन आदिवासियों को जोड़ने के लिए जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, उसका पीछे का मुख्य कारण जयस भी है। जयस का जो वो मौजूदगी से, मतलब जयस का दावा ये है कि हम भले ही सरकार ना बनाए, लेकिन सरकार बनाने की भूमिका में हम कुछ रोल निभा जरूर सकते हैं। तो वो एक आदिवासी एंगल से भाजपा के लिए खासतौर से विशेष तौर पर चिंतन इसी बात पर हो रहा है कि जयस यानी आदिवासियों को किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए कि ताकि इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाई जा सके। सर, गुजरात में जब चुनाव का अभी प्रचार शुरू हुआ था, तो उसमें भी शुरुआत में बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों पे फोकस किया था। मोदी और अमित शाह की जो रैलियां हुई थी, वो शुरुआत में इन्होंने कच्छ का जो इधर का इलाका है उसमें शुरू की थी, और इन्होंने बड़ा प्रोमिनेंटली इस बात को कहा था कि साहब, द्रौपदी मुर्मू, देश को पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो हमने दी है,
तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में भी ये फॉर्मूला कारगर होना चाहिए। हाँ, देखिए ये जो सारी रणनीति है, ये पिछले चुनाव में जो आदिवासी सीटें कम हुई थी, देखिए ये भाजपा का चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, इनकी प्लानिंग एक दिन की नहीं होती है। भाजपा में पिछला चुनाव 2019 में जब हारा था, तभी तय हो गया था कि अगले 2018 में हुआ था चुनाव, तो 2018 में जो चुनाव हारा था, तब से ये रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि केवल यही नहीं है, और भी कई राज्यों में आदिवासी वोट जो है काफी डिसाइडिंग फैक्टर है, और उनको एकजुट करने के लिए ये भाजपा ने एक मास्टर कार्ड चला है, और जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे गुजरात में देखने को मिल गया है। वहां पे आदिवासियों का पूरा सपोर्ट मिला, और उसी कारण छत्तीसगढ़ में है सर, झारखंड हाँ, में है, नॉर्थ हाँ ईस्ट बिल्कुल, में है, आदिवासी हर हाँ, जगह है। हाँ बिल्कुल, बंगाल में बहुत सारी सीटें हाँ, जो हैं उसमें आदिवासी प्रभावित करते हैं, तो वही कारण है। इसलिए ये राष्ट्रपति के तौर पे द्रौपदी मुर्मू को लाना एक हालांकि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन उसको वो एक मास्टर कार्ड और भाजपा का ट्रम्प कार्ड तो माना जा सकता है, और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में साफ दिखेगा। तो सकीब, आपने आपकी बातों से जो आज निकल के सामने आया, एक तो आपने ये बताया कि कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से तैयारी कर ही चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान का विकल्प अभी फिलहाल बीजेपी के पास है नहीं, आदिवासी जो क्षेत्र हैं वो तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी। उस आदिवासी क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए जैस नाम का जो दल है वो सक्रिय हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले से ही इसके लिए एक तुरुप का पत्ता जिसे कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में चल चुके हैं। तो हमें लगा कि मोटा मोटा हमारे दर्शकों को ये आइडिया हो गया है कि मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो सर, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद सर, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी हमें जो है अपनी जो एनालिसिस है उससे इसी तरीके से हमारे चैनल के कंटेंट को रिच करते रहेंगे सर। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद हर्ष जी, नमस्कार। थैंक यू सर।